हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की साइंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है ह्यूमन आई। ओके, कौन सा टॉपिक है? ह्यूमन आई, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर का नाम है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में इसके बारे में कुछ हमने जानकारियाँ ली थी और आज हम नेत्र और नेत्र से संबंधित कुछ दोषों के बारे में पढ़ेंगे, उनके समाशोधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से उनको सही किया जा सकता है, उन दोषों को दूर किया जा सकता है। और इस तरह के नेत्र से संबंधित कई सारी चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक। मेक श्योर दैट यू हैव अ नोटबुक एंड पेन एट दिस टाइम। ओके, हमेशा आप जब भी ऑनलाइन टीचिंग लें अपनी नोटबुक और पेन को आप अपने साथ रखें। ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब आप अपनी नोटबुक और पेन को साथ रखेंगे तो आप लोग नोट्स बना पाएंगे, अपने शब्दों में नोट्स बना पाएंगे, अपने हाथों से नोट्स बना पाएंगे। अपने हाथों से जब भी नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, चीज़ें लर्नेबल रहती है। ठीक है, आपको याद आता है, कभी जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा या पूछा जाएगा तो आपको तपाक से याद आ जाती है चीज़ें कि मैंने उस जगह पर लिखा था और इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सफलता डिजिटल पर अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से लेते रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। और ये जो वीडियो हम जो भेज रहे हैं इसको लगातार जब वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों से कहीं से भी एक नंबर कटने वाला नहीं है। यदि आप अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे, मेरी गारंटी है कि आप अच्छे तरीके से पढ़कर और अच्छे नंबर निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं हमारे पेज पर जो कि हमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें देख ली थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं। जैसे समंजन क्षमता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समंजन क्षमता क्या है, और कई सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि यदि एक बार में चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और इस तरीके से करने से आपको चीज़ों का रिकग्नाइजेशन होगा, याद करने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना सुनेंगे चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाएगी, कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो वह चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहने लगेगी। तो अब हम शुरू करते हैं। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष का मतलब होता है आंखों से दूर या पास का सुस्पष्ट नहीं दिखाई देना। जब दूर या पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अब हम। कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता के बारे में हमने पढ़ लिया है कि समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करने की एबिलिटी जो होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि उनकी धुंधली हो जाती है। और इन दोषों के कारण दृष्टि कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है। अपवर्तन दोष यानी कि उनका जो फोकस होता है, प्रकाश जो आता है वह इतना या तो कम आता है या ज़्यादा आता है, या जो हमारा जो रेटिना होता है वहाँ पर प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है कि व्यक्ति को वह वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाती है। तो इसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दृष्टि दोष 3 प्रकार के। दृष्टि दोष, ओके, 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं।
नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूरदृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। तो ये 3 तरह के दोष नेत्रों में होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इनके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष कौन सा पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निकट दृष्टि प्लस दोष। ठीक है, क्या? निकट दृष्टि प्लस दोष। ठीक है, यानी कि निकट की दृष्टि है और दोष कौन सा हो गया? दूर का हो गया है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। सिंपल सी बात, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि और दूर की नहीं। ठीक, ओके। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं, दूसरे नाम से चेंज करके एग्जाम में आ सकता है। निकट दृष्टि दोष वही जो मैंने बताया आपको कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दूर बिंदु जो है अनंत होता है, अब वह कहाँ पर आ जाता है? हमारे पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का जो दूर दृष्टि बिंदु है, वह सामान्य व्यक्ति का तो जिसको सामान्य रूप से सही दिखता है उसका अनंत होता है, लेकिन जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर बिंदु अनंत न होकर थोड़ा नेत्र के पास आ जाता है। तो इस तरीके से वह केवल कुछ दूर रखी वस्तुओं को ही देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। कहाँ पर? दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। देखिए, ये यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे, ये अनंत है और ये रेटिना है। अभी सामान्य नेत्र का ये इस तरीके की व्यवस्था किरण चित्र बना रखा है। ये अनंत है और ये फोकस बिल्कुल कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। ये फोकस यानी कि ये जो रेखाएं जो आकर मिल रही है यहाँ फोकस पर मिलती है, रेटिना पर मिलती है, यहाँ पर फोकस बन रहा है। तो बिल्कुल ये स्पष्ट जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति के नेत्र का किरण चित्र है। लेकिन यहाँ देखिए, ये अनंत से कहाँ पर आ गया है? ये अनंत है, ये यहाँ पर आ गया है, पास में आ गया नेत्र के थोड़ा। अब इसका जो फोकस है, ये तीनों लाइनें देखो, अब ये यहाँ पर मिल रही है, जबकि पहले यहाँ मिल रही थी। तो यहाँ है रेटिना, ये रेटिना से आगे बन गया है। ठीक है, और दूर बिंदु भी अनंत से नेत्र के पास आ जाता है। तो दोनों चीजें, ये भी इधर खिसका और ये फोकस भी इधर खिसका। ठीक है, यानी कि उसका प्रतिबिंब
ठीक है, प्रतिबिंब भी इधर खिसका, दोनों इधर खिसक रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनता है और जो दूर बिंदु है वह अनंत पर न होकर नेत्र के थोड़ा पास आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इस दोष में, उस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये सब प्यारे बच्चों मोस्ट है, ये हर लाइन मोस्ट है, कुछ भी घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है। मैं मोस्ट लिख देता हूं आपको। कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अब इस दोष को दूर कैसे करेंगे? देखिए, इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस से, कौन से लेंस से? अवतल लेंस से, अवतल लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर ये अवतल दर्पण, ये यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया गया है और अवतल लेंस से ये अपने आप फोकस वापस, जब ये यहाँ बन रहा था, वापस कहाँ पर? रेटिना पर फोकस बनने लगा, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। ओके, अब दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। कौन सा? दूरदृष्टिता। उसे निकट दृष्टिता कह रहे थे, इसे दूरदृष्टिता कहेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नाम से पता चल रहा है दूरदृष्टि प्लस दोष। दूर दृष्टि यानी कि दूर की दृष्टि है, प्लस दोष। दोष कौन सा हो गया? निकट का दोष, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, यानी कि निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के रेटिना के पीछे बनती है। देखिए आप यहाँ पर चित्र में, किरण चित्र में देखिए, ये सामान्य नेत्र है जैसे ऊपर था, और ये है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र का किरण चित्र। तो देखिए अब ये आप, ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश आ रहा है और ये है रेटिना। रेटिना पर यहाँ पर ये तीनों किरणें जो आ रही है ये यहाँ पर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई नहीं होकर यहाँ रेटिना के पीछे चली गई है। तो यानी कि अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इस जगह पर बन रहा है, रेटिना के पीछे आ गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? और दूर बिंदु भी, जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, वह भी दूर चला जाता है। तो आदमी को ऐसे करके दूर रख के पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आई? और जब दूर चला जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, किरण चित्र से जो प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना के पीछे बनता है। अब इसका क्या कारण है कि रेटिना के पीछे जाकर प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना के पीछे जाके जब प्रतिबिंब बनता है और निकट बिंदु जब दूर चला जाता है 25 सेंटीमीटर से दूर, इसका कारण है क्या? इसका कारण देखिए, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जस्ट निकट दृष्टि दोष के उल्टा है, उसमें नेत्र गोलक लंबा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। देखिए यह नेत्र गोलक लंबा है ना, और
इसमें छोटा हो गया है। देखिए यहाँ पर इसमें भी हर चीज़ आप मोस्ट लिख सकते हैं। अब इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ये मोस्ट है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है? तो आंसर होगा हमारा उत्तल लेंस। कौन सा आंसर होगा? उत्तल लेंस आंसर होगा। अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वृद्ध लोगों में अधिकतर होता है प्यारे बच्चों। ये कौन से लोगों में? वृद्ध लोगों में। वृद्ध लोगों की जब पेशियां शिथिल हो जाती है, पेशियां शिथिल हो जाती है तो उनके नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी कि नेत्र को दूरी के अनुसार, वस्तु की दूरी के अनुसार एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है वह घट जाती है। तो इससे क्या होता है कि अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है, कईयों का निकट बिंदु जो पास हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां कारण यही है, आयु में वृद्धि। आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से, और चश्मे के बिना दिखेगा ही नहीं उसको, पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टि कहते हैं। यह पक्षमापी पेशियों के, जो उसकी पेशियां होती है उनके दुर्बल होने से, यह कैसे होता है? पक्षमापी केस के नेत्र की जो पेशियां होती है उन पेशियों के दुर्बल होने से यानी कि कमजोर होने से और क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने से होता है। कैसे? क्रिस्टल लेंस जो अंदर लेंस है उसमें उसका जो लचीलापन होता है, उसका लचीलेपन में कमी आने से भी ये हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के यानी कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि भी हो जाते हैं। अधिकतर वृद्ध लोगों में इसी तरह की समस्या होती है कि न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उनको और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को। ठीक है, किसी किसी को। ऐसे व्यक्तियों को अब इसका इलाज क्या है? देखो, ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस, मोस्ट बाइफोकल लेंस भी जिसको कहते हैं। और चीज भी मोस्ट हो गई है। देखो मैं मोस्ट लगवाते चल रहा हूँ, आप इन लाइनों को अच्छी तरह से पढ़ते रहना, और नहीं पढ़ोगे तो फिर भूलना तो निश्चित है, भूलोगे। जो मोस्ट है वह तो मोस्ट है, परीक्षा में कभी भी पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप जब पढ़ें हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से ध्यान के साथ पढ़ें। पूरा डेडिकेशन जो है, एकाग्रता आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल ही आपके अभी क्लासेज है और उसी में टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए अब सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस जो होते हैं उनमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग तो अवतल होता है। कईयों के देखना अपने दादा दादी के चश्मे इस तरीके के होते होंगे, ये चश्मा ये ऐसा। ठीक है, अब देखिए कईयों में इस तरीके से ये यहाँ पर एक अलग से दिखाई देता है, तो ये तो होता है अवतल। ठीक है, और ये होता है उत्तल लेंस। ठीक है, बात समझ में आई? ये उत्तल लेंस होता है, ये वाला अंदर वाला ये, और ये पूरा का पूरा अवतल लेंस होता है। ठीक, ये ऊपरी वाला भाग अवतल लेंस होता है,
जो दूर की वस्तुओं को, अब अवतल लेंस का उपयोग काय के लिए करते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग काय के लिए करते हैं, पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए। पास की वस्तु बड़ी करके दिखाता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस हम पढ़ रहे हैं। द्विफोक्सी लेंस का ऊपर का भाग अवतल लेंस होता है और नीचे वाला जो छोटा भाग होता है यह उत्तल लेंस का होता है। और यह उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है और अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है, ठीक है। आजकल संस्पर्शन लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस, देखो हिंदी में कितना तगड़ा शब्द है ये, संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। ऑपरेशन वगैरह करके लेजर ऑपरेशन हो जाता है नेत्रों का, तो उससे अब चश्मे आजकल इस तरीके से लोग हटवाने लग गए हैं। लेजर ऑपरेशन लेजर पद्धति से किया जाता है और नेत्र की फोकस दूरी को सही कर दिया जाता है। तो देखिए अब प्रश्न आते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। हमने पढ़ लिया कि नेत्रों द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट किया जाता है, इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति 1.2 मीटर दूर से रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। 1.2 निकट दृष्टि दोष है किसी को, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि है, दूर की कम है। 1.2 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस चाहिए, यानी कि देखिए अब सिंपल है, यह आंख है और आंख देखिए कैसा बना दिया मैंने, ये आंख किसी चीज को देख रही है ढंग से तो 25 सेंटीमीटर देख सकती है आराम से। कहाँ तक, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष है, अब दोष क्या बता रहा है, ये 1.2 मीटर से यानी कि ये इतना सारा 1.2 मीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सीधा सा मतलब है यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाने के लिए जब उसका इलाज किया जाता है यानी कि लेंस लगाएंगे उसको, तो कौन सा लेंस लगाएंगे, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है अनंत, ठीक है, और निकट बिंदु ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर बिंदु अनंत सामान्य नेत्रों के लिए और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। अंतिम पंक्ति में बैठा है, देखो क्लास में, कल्पना करो अपने क्लास की कि आपकी क्लास में कितनी पीछे का बच्चा कितनी दूर पीछे बैठता था बोर्ड से, ठीक है। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है और इसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह बिल्कुल पीछे की पंक्ति में बैठा है। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये कौन से दोष से, निकट दृष्टि दोष से, यानी कि निकट का पास दिखता है और दोष है दूर का। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म होता है ऐसा त्रिभुजाकार कांच का
स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, कांच का होता है, आर पार दिखता है इसमें से। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए जैसा कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण समानांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर पारदर्शी प्रिज्म से यह प्रकाश की किरण गुजर रही है। ठीक है, किस प्रकार अपवर्तित होगी, जबकि जो कांच की सिल्ली थी उसमें अपवर्तित किरण और आपतित किरण समानांतर निकलती है। इसके दो त्रिभुजाकार आधार, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके जो त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, 3 आयताकार पृष्ठ इसमें होते हैं। ये देखिए आप, प्रिज्म इस तरह का होता है, ये बिल्कुल आर पार आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं। ये प्रिज्म, इसे प्रिज्म कहते हैं। इसके 3 फलक होते हैं, एक, ये देखिए आप, 1 2 और 3। कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं, 1 2 और 3 फेस होते हैं इसके। ठीक है, इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के कोण को, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये प्रिज्म कोण हुआ इसका, ये यहाँ पर और ये। ठीक, आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। अपवर्तित का मतलब क्या होता है, एक प्रकाश उस माध्यम में प्रवेश करके जब दूसरे माध्यम में जाता है, आर पार निकलता है प्रिज्म में से, तो कैसे निकलता है। तो देखिए अब, क्रियाकलाप, एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज की एक शीट लगाइए। ये ऐसे कर देते हैं शीट को, ये लगा दी। इस शीट पर कांच का प्रिज्म रखेंगे, इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये कोई पेपर है और आपको इस पर रखना है ऐसे। ठीक है, एक पेंसिल का प्रयोग करते हुए प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। अब ये बना दिया, अब इसकी सीमा रेखा ऐसे बनानी है। ठीक है, ऐसे पेंसिल से प्रिज्म के किसी एक आयताकार पृष्ठ ए बी से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा खींचिए। रेखा PE पर 2 पिनें बिंदु P तथा Q पर गाड़िए, जैसा दर्शाया गया है। फलक AC की ओर से P और Q पिनों के प्रतिबिंब को देखिए। ये देखिए, सीधा मैं यहाँ से बताता हूँ। इस तरीके से ये अंडरलाइन कर लिया था पेंसिल से। अब यहाँ से हमें पिन गाड़नी है। ये एक पिन ये है और एक पिन ये है। ठीक है, ये 2 पिन है। अब हमें इधर से देखते हुए अब हमें इन पिनों के, ये 2 पिन हैं, इन दोनों पिनों के सीध में से होते हुए इस तरफ पिनें गाड़नी है 2। तो एक पिन यहाँ पर दिखाई देगी और एक पिन यहाँ पर लगेगी। जब हम इधर से देखते हैं तो ये पिन यहाँ पर गड़ी हुई दिखाई देगी, जो कि हमें
इस प्रिज्म से ऐसी दिखाई देती है कि ये चारों एक ही सीध में हो जैसे। तो ये हमारी आंख है और यहां से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही सीध में ये चारों की चारों पिने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जैसे यहां पर डॉटेड लाइन से बताया गया है ना, लगता ऐसा है कि यहां पर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, फिर प्रकाश की किरण कांच में, ये देखो ये क्या है, वायु। भाई हमारे चारों तरफ वायु है और ये कांच है, ठीक है। कांच के अंदर ये माध्यम कौन सा आ गया, कांच माध्यम आ गया, ठोस माध्यम आ गया है, ठीक है। प्रकाश की किरण अब यहां से होती हुई इस जगह से ये अंदर मुड़ जाएगी, तो ये प्रिज्म है, इस कारण से ये इतनी ज्यादा कोण से मुड़ गई है। अब यहां से प्रकाश किरण होती हुई जब वापस वायुमंडल में प्रवेश करेगी, यानी कि बाहर निकलेगी, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, जबकि इसका मार्ग हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये यहां न जाकर इस रूट पर आ जाती है। ये है प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ कोण बनाकर विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। या यहां पर यही चीज बताई गई है। और इसे ही जब यहां पर ये जाएंगे, इसको इस लाइन को आगे बढ़ाया और यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये जो डी कोण बना, इस डी कोण को ही विचलन कोण कहते हैं, यानी कि वो प्रकाश किरण कितनी मुड़ी, ठीक है, प्रकाश किरण कितनी मुड़ी, यहां है, यहां जानी चाहिए, ऐसे सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन गई कहां, यहां आ गई है। तो जब इस लाइन को यहां आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को यहां आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर आकर मिलती है, और इस कोण को जब देखते हैं तो ये डी प्राप्त होता है, इसी को विचलन कोण कहते हैं। देखिए विचलन कोण की परिभाषा, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। कि निर्गत किरण आपतित, निर्गत किरण यानी कि बाहर निकलने वाली किरण, देखिए जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, अब ये प्रकाश किरण अंदर जा रही है तो इसे कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण, अब ये प्रकाश किरण यहां जाकर और ये ऐसे बाहर निकल रही है तो इसको कहेंगे निर्गत किरण, ठीक है। तो ये लगता ऐसा है कि ये यहां पर जा रही है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस कोण पर मिलती है, उसे विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपने इंद्रधनुष में भव्य रंगों को देखा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं। आकाश में बरसात के दिनों में अधिकतर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। 7 रंग उसमें दिखाई देते हैं, बेनी आह पिनाला यानी कि विपग्योर, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इस तरीके से 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तनक पृष्ठ एक रोचक घटना प्रदर्शित करती है। आइए क्रियाकलाप द्वारा देखें। तो क्रियाकलाप वही है कि ये प्रिज्म पैमाना आपके पास होता है, वह भी एक तरीके से प्रिज्म का काम करता है। उस पैमानों को धूप में ले जाइए और ऐसे ऐसे उसको हिलाइए नीचे रखकर।
तो आपको लगेगा पैमाने के एक तरफ से 7 रंग लाल, हरे, पीले, नीले इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही इस प्रिज्म के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे जब धूप में रखते हैं और कुछ निश्चित कोण से इसको घुमाते हैं तो दूसरी तरफ से हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश, प्रकाश का रंग हमेशा श्वेत होता है, 7 रंगों के मिश्रण से यह श्वेत प्रकाश बना होता है। और विक्षेपण जब होता है तो यह श्वेत प्रकाश विक्षेपण के कारण, किसके कारण? विक्षेपण की घटना, विक्षेपण की घटना के कारण श्वेत प्रकाश, ये आ रहा है श्वेत प्रकाश, 7 रंगों में चेंज हो जाता है, जो कि 7 रंग इसके मूल कलर होते हैं। ठीक है। अब ये कलर होते हैं बैंगनी, नीचे से चलेंगे, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेनी, आह, आसमानी। दोबारा लिखेंगे इसमें कुछ, इरेज करेंगे इसको, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कलरों का मिश्रण निकलता है इसमें से। ठीक है। संभवतः प्रिज्म ने आपती श्वेत प्रकाश के रंगों को वर्णों वाली पट्टी में विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरे पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए, यानी कि रंगों को नोट कीजिए दोनों सिरों पर। ठीक है। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्या क्रम है? दिखाई देने वाले विभिन्न रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, इंडिगो बोल देते हैं इसको, नीला। ठीक। बैंगनी, जामुनी, नीला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेनी, आह, पिनाला। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए एक तो आप कि रंगों का क्रम क्या है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, मोस्ट है ये। ठीक। और इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। पूछ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, बेनी, आह, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। तो विक्षेपण की परिभाषा क्या निकली है? विक्षेपण की परिभाषा ये निकली है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। मोस्ट है, पूछा जाएगा। ये आपको दिखा, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। ये देखिए इंद्रधनुष यहां दिखाई दे रहा है इस जगह पर, ये नीचे से बैंगनी है ये,
तो नीचे से सबसे नीचे बैंगनी कलर इस तरीके से बैंगनी, जामुनी, पीला, हरा, नारंगी, लाल होता है। तो आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं या झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश जब उनसे निकलता है तो उनका जो रंग है, ये 7 रंग स्पेक्ट्रम जो निकलता है, तो स्पेक्ट्रम के अलग अलग स्पेक्ट्रम अलग अलग कोण पर झुकते हैं। ये जो आपतित किरण है इनका कुछ हिस्सा अलग अलग कोणों पर झुकता है, जिसमें से लाल सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे ज्यादा झुकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ण की अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हुई स्पष्ट दिखाई देती है और यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। कारण पूछ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग, जो 7 रंग होते हैं, ये दिखाई क्यों देते हैं? प्रिज्म से तो निकल रही है श्वेत प्रकाश, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है और हमें 7 रंग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा प्यारे बच्चों इसलिए होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से आपतित होती है, वो आपतित किरण श्वेत प्रकाश में जैसे ही उसमें प्रवेश करती है तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण जो हैं, विभिन्न रंग जो हैं, वह आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं, जिसमें से लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे ज्यादा झुकता है। इसलिए बैंगनी का रंग, बैंगनी कलर हमें सबसे नीचे दिखाई देता है और इसलिए प्रत्येक वर्ण की अलग अलग किरणें भी हमको दिखाई देती है। हर रंग की अलग अलग दिखेगी हमको। बैंगनी अलग दिखेगा, जामुनी अलग दिखेगा, पीला, हरा, नारंगी, लाल अलग दिखेगा। तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहां से इस चीज को, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। यानी कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान इस तरह का 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनाता है तो उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। ऐसे प्रकाश को जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनाता है सूर्य के प्रकाश की तरह, उसे भी हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम होता है। यह भी स्पेक्ट्रम है। कौन? इंद्रधनुष, जो आकाश में दिखाई देता है वर्षा के दिनों में। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल जो बरसात के टाइम में जो जल की जो बूंदें होती है वो वायुमंडल में होती है, तो वायुमंडल में जल की ये जो बूंदें हैं यह प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है। इस तरह की ये बूंदें होती है, बूंदें। तो हम देखें एक तरीके से ये तो प्रिज्म जैसी दिखती है, तिकोनी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कौन सी दिशा में? याद रखना है, सूरज पश्चिम में जा रहा है तो पूर्व दिशा की तरफ बनेगा, पूर्व दिशा की है तो पश्चिम दिशा की तरफ बनेगा। ठीक है, जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित कर विक्षेपित करती है, यानी कि 7 रंगों में विभक्त करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण
प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। प्रेक्षक यानी कि हम लोग, देखने वाले, ठीक है। तो ये है इंद्रधनुष, इस तरीके से बनता है कि प्रकाश की जो बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वह प्रिज्म की भांति कार्य करती है। और जब प्रकाश उधर से आता है तो प्रकाश पानी की बूंद में एंटर करता है, पानी की बूंद में अपवर्तित होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और विक्षेपण की घटना के माध्यम से जब वह प्रकाश की बूंदों से जल की बूंदों से प्रकाश बाहर निकलता है तो विभिन्न वर्णों के साथ वह बाहर निकलता है और हमें रंग दिखाई देते हैं। तो देखिए ये हमने पढ़ा है, अब क्या पढ़ लिया है, विक्षेपण की घटना का पढ़ लिया है। तो विक्षेपण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना के कारण होता है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, यहां पर आपके क्वेश्चन है मोस्ट इंद्रधनुष का बनना किस घटना के कारण होता है। तो हमारा आंसर होगा विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। कौन से, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो अब आपको फिर यहां से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इसको लर्न करना पड़ेगा यहां से यहां तक, कि बरसात के दिनों में पानी की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश उधर से आता है, पानी की बूंदों में एंटर करती है, अपवर्तन पराग और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और फिर प्रकाश बाहर निकलता है। तो वर्णों के साथ अलग अलग तरीके से अपवर्तित, हर वर्ण अलग अलग अपवर्तित होता है और हमें 7 रंगों के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। अब इसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे। फिर वापस मैं वही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को यदि एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा देखिए, अपने नोट्स बनाइए, हर चीज़ को डीपली आप समझने की कोशिश करें। रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, रटेंगे तो भूलेंगे, लेकिन समझेंगे तो लंबे समय तक चीज़ याद रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।